ओके, शुरू करते हैं, ध्यान देना। सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? और पालखी वालकी के अंदर गए थे जरा घूमने फिरने के लिए? काय माऊली गेला होता कि नहीं पालखी मध्ये? चलो स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या देखा था, तो उसको पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया था, याद है सबको? क्या देखा था कॉन्ट्रैक्ट में? क्या देखा था? अरे पहले मैंने बताया था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया काय को, उसका हिस्ट्री बताया था, ठीक है, याद है? उसके बाद में दूसरी चीज हमने क्या देखी थी कि हिस्ट्री के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया और फिर उसके पार्ट्स डिवाइड हुए, है ना? और कॉन्ट्रैक्ट का एक पोर्शन सेल ऑफ गुड्स बन गया, दूसरा पोर्शन पार्टनरशिप बन गया, तीसरा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट वो सीए इंटर पे पड़ा है ना? और उसके बाद में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट वो अलग बन गया। फिर उसके बाद में हम आगे बढ़े, हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर डेफिनेशंस कैसे है, यस और नो? मुझे बताओ डेफिनेशन के अंदर कौन कौन से डेफिनेशंस देखे हमने? एग्रीमेंट का देखा, एग्रीमेंट का डेफिनेशन कौन से सेक्शन में है? 2 सबसेक्शन नंबर ई। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? और दूसरा डेफिनेशन कौन सा देखा? प्रॉमिस का, वो काय के अंदर है बोले एक बार? 2 सबसेक्शन नंबर बी। कंसेप्ट समझ में आया? और परसों मैंने एक इक्वेशन बोला था, क्या इक्वेशन बोला था? एग्रीमेंट इज इक्वल टू प्रॉमिस 1 प्लस प्रॉमिस 2, और फिर उसको डिवाइड किया था मैंने, एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर 1 प्लस एक्सेप्टेंस 1 प्लस ऑफर 2 प्लस एक्सेप्टेंस 2। कुछ याद आया सबको, यस और नो? आज हम बढ़ने वाले हैं आगे सांडदार तरीके से, सो बड़े अच्छे से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, लाइव स्ट्रीम में जितने भी लोग ज्वाइन हुए हैं, येलो टी शर्ट पिंक टॉप, हाय, लेट्स गो, मुझे कह दो हाय हाय हाय। बाय नहीं, नालायक, हाय बोलने का है, बाय बोले। सो स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, हमने एग्रीमेंट और एक्सेप्टेंस और प्रपोजल वगैरह ये चीजों को जीवन में देखा। आज वापस से मैं तुमको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मेरी तुमसे एक विनती है। पूछो क्या? लास्ट लेक्चर में तुमने सभी डेफिनेशन पढ़े थे, हाँ या ना? आज वापस से सभी पढ़ो एक बार, क्योंकि जरूरत पड़ने वाली है जीवन में, ठीक है? तो वापस से पूरे डेफिनेशन लो और सभी डेफिनेशन एक बार रीड करो फटाफट फटाफट, तुरंत से भी पहले। गो फॉर इट फास्ट। आज बीसीके की क्लास नहीं हुई क्योंकि सिस्टम डाउन था विजय सर के वक्त, वो मर गया था बेचारा, अभी अभी उसको जगाया है हमने। बोले बुक्स कलेक्ट करके चाहिए, अभी पूरा काम बुक पर से ही होने वाला है, ठीक है?
चल डन, पढ़ लिया सबने? पढ़ा है नहीं पढ़ा, बाकी है पढ़ना? हो गया पक्का? ओके, अब मैं थोड़ा सा आपको वापस से थोड़ा सा इक्वेशंस को टैली कर लेते हैं, ठीक है? हमने एग्रीमेंट का इक्वेशन देखा है बच्चों, AGREEMENT, ये एग्रीमेंट इज इक्वल टू प्रॉमिस 1 प्लस प्रॉमिस 2। प्रॉमिस का स्पेलिंग बराबर है जीवन में? हाँ, बहुत बढ़िया। तो उसके अंदर हम क्या लिखेंगे? ऑफर 1 प्लस एक्सेप्टेंस 1 प्लस ऑफर 2 प्लस एक्सेप्टेंस 2 इज इक्वल टू क्या हो गया? ये सब मिला के एग्रीमेंट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? जिसके अंदर प्रॉमिस का डेफिनेशन है 2 सबसेक्शन सी में, एग्रीमेंट का डेफिनेशन है 2 सबसेक्शन ई में, कुछ याद आया? ऑफर का डेफिनेशन 2 सबसेक्शन ये में है, एक्सेप्टेंस का 2b में है, ऑफर अगेन 2a एंड एक्सेप्टेंस अगेन 2b। ठीक है, सेक्शन सब याद हो जाएंगे, उसका टेंशन ना लो तुम जीवन में, ठीक है? तुम सिर्फ मेरा टेंशन लो, मैं क्या बोल रहा हूं उसका टेंशन लो। रेडी, लेट्स गो। अब मैं जरा कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पढ़ना चाहूंगा, ठीक है? अर्ज किया है एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट मतलब एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। समझ लो तो ठीक, नहीं तो घरी जा। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? सो एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, समझ लो तो ठीक, नहीं तो क्लियर है? सो ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ से एनफोर्स होता है। व्हाट डू मीन बाय लॉ से एनफोर्स होता है? कानून से चलता है। जो प्रॉमिस किया है वो लीगल है, तो इलीगल क्या होता है? एनफोर्सिएबल बाय लॉ मतलब किसने क्या डाला तुम्हारे ऊपर? ऐसे किसी को डालने मत देना कुछ भी अपने ऊपर। चलो कोई नहीं, नहीं वेल ट्राई, हंसो मत उसको, ये अपना मजाक चलते रहता है भाई। हाँ, तू टेंशन मत लेना, ठीक है? ओके, ठीक है। बेचारा ऐसा डर, कोई टेंशन ना ले, मैं हूँ तेरे साथ में। ये सब हंसते हैं, ये जाने दे, टेंशन मत ले, ठीक है? लेट्स गो, ध्यान दीजिएगा प्लीज। व्हाट इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ? हाँ, द रूल्स गवर्न बाय गवर्नमेंट। थोड़ा सा तुमने ना इंग्लिश में बोला, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरी इंग्लिश ऑलरेडी माशाअल्लाह है। तुम ऊपर से मेरे को इंग्लिश में ही जवाब दे रहे हो ना, मेरे को झेपे तो सही ना। हाँ है ना? हिंदी मराठी में कुछ भी बोलो तो भी चल जाएगा, ऐसे नहीं। मेरे को कंसेप्ट सही चाहिए, बस इंग्लिश में ढालने का काम कर लेंगे जीवन में। सो व्हाट इज एनफोर्सिएबल? बोलो, व्हाट इज एनफोर्सिएबल? वो करना ही पड़ेगा, उसके सिवा ऑप्शन नहीं है। किस बारे में बात कर रहा है? चलो, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर देना, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे से। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, प्लीज डू अंडरस्टैंड, एनफोर्सिएबल बाय क्या वाले बात से लॉ। एनफोर्सिएबल बाय लॉ का मतलब मैं थोड़ा सेंटेंस फॉर्म में लिखना चाहूंगा। एन एक्ट which can be forced to be executed as per law। ऐसा एक्ट जो तुम लॉ के हिसाब से एग्जीक्यूट करने के लिए फोर्स कर सकते हो, उसे एनफोर्सिएबल बाय लॉ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मस्त वाला एग्जाम्पल लेते तो समझ में आएगा, ठीक है? बड़े अच्छे से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। समझो अभी ने ऐश के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। अभी ने किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया? ऐश। कि अभी ऐश को एक हीरो का हार बेचेगा। काय का हार बेचेगा? हीरो का हार बेचेगा। और ऐश ने बदले में अभी से बोला कि ओके, मैं तुमको 10 लाख रुपए दूंगी इस हार के प्रति। ऐश लड़की है क्या? अब क्या लेन देना, कॉन्ट्रैक्ट है, बात खत्म हो गई।
लड़की रहे, लड़का रहे, कुछ और रहे, अपने क्या कोई लेना देना नहीं अपना, ठीक। और हार चाहिए उसको, उसने पैसे देने, बात खत्म हो गई अपने, ठीक है। सो अभी ने ऐश को बोला कि मैं तेरे को हार बेचूंगा, ऐश बोली मैं 10 लाख दूंगी, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। नहीं मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट मैं बोल रहा हूँ, मैं पूछ नहीं रहा, मैं बोल रहा कॉन्ट्रैक्ट है ये, कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। अब अगर ऐसा हुआ कि अभी ने ऐश को हार दे दिया, ठीक है, ये अभी वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, पर ऐश ने 10 लाख रुपए देने से मना कर दिया। ऐश बोले मैं नहीं दूंगी, अभी बोले दे दो प्लीज। अब मुझे एक बात बताओ, क्या अभी ऐश के ऊपर केस कर सकता है? क्या उसको कोर्ट में घसीट सकता है? क्या तारीख पे तारीख ले सकता है? बोलो हाँ है ना। और क्या कोर्ट को ये ऑर्डर पास करना पड़ेगा ऐश को कि 10 लाख रुपए दे या ना दे? मतलब कोर्ट के थ्रू अभी इस कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ 10 लाख निकलवा सकता है, इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। अबे समझा क्या? फ्रीक्वेंसी पकड़ रहा हूं मैं, फ्रीक्वेंसी समझ में आ रहा है तो बोलो ना, बोलो। क्लियर है कंसेप्ट सबको? यस और नो? सो दिस इज कॉन्ट्रैक्ट विच इज एनफोर्सिएबल बाय, क्या है बोले एक बार जो से, लॉ। यहां तक आइडिया क्लियर है? चलो दूसरा वाला कॉन्ट्रैक्ट। ऐश के जीवन में एक और बंदा था, सल्लू। सल्लू ने कॉन्ट्रैक्ट किया ऐश से कि वो ऐश को पुड़िया बेचेगा, ड्रग्स है ना, उसके अंदर चरस, कोकेन, अफीम, गांजा, हीरोइन भी, बड़ा पता है तुझे सर? चरस, कोकेन, अफीम, गांजा, जरूरत पड़ी तो कॉकटेल बना के भी बेचेगा बोले, ठीक है। सो इसने डिसाइड किया कि ये भाई साहब ड्रग्स बेचेगा। किसको बेचेगा बोले एक बार? ऐश को। ऐश ने बदले में बोला कि यस, इसके बदले में तुमको 50 लाख रुपए दूंगी। कितना बोले एक बार जो से? 50 लाख। अब सल्लू ने जोश जोश में आके सल्लू ड्रग्स ऐश को डिलीवर कर बैठा, ठीक है, प्यार में पागल था, क्या करता, समझ में आया? सल्लू ने ड्रग्स डिलीवर कर दिए, ऐश ने 50 लाख रुपए देने से मना कर दिया। अब सल्लू गया कोर्ट में, बोले ड्रग्स के खिलाफ के पैसे चाहिए। वकील बोले क्या? जज बोले क्या? बोले मैंने इसको चरस, कोकेन, अफीम, गांजा बेचा, मैंने हीरोइन भी बेचा, इसको कॉकटेल भी बेचा, मेरे को 50 लाख चाहिए। जज बोले क्या? एक मिनट, क्या कौन सी बात का केस है? ड्रग्स बेचने का? बोले हाँ। पहले उन्होंने सल्लू को अंदर कर दिया। होगा या नहीं होगा? तो क्या कोर्ट ऑफ लॉ के थ्रू सल्लू इस 50 लाख को निकलवा सकता है? दिस इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। लॉ इसको एनफोर्स कर नहीं सकता। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं? दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द एनफोर्सिएबल बाय लॉ एंड नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। इज इट वेरी क्लियर एवरीबॉडी? जोर से बोले यस और नो। सो मियां अर्ज किया है एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट। मतलब पहले तो एग्रीमेंट चाहिए और दूसरा वो लीगली एनफोर्सिएबल चाहिए। अब आप अगर इसी क्वेश्चन को पकड़ के थोड़ा सा और खींचो, अभी सल्लू और ऐश को थोड़ा सा और खींचो, दुनिया ने बहुत खींचे है ऑलरेडी, बट फिर भी अपन थोड़ा ट्राई करते। अभी सल्लू और ऐश के इसी एग्जाम्पल को खींचो, तो ऐसी क्या बात है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि भाई अभी ने की तो रासलीला और सल्लू ने की तो कैरेक्टर ढीला, कि अभी ने किया तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, सल्लू ने करना चाहा तो नहीं, अभी ने किया तो प्यार, सल्लू ने किया तो अरे नालायक। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए कि ऐसा क्या है दोनों में डिफरेंस। पर ये कहां से तुमने डिसाइड किया कि ये लीगल है इलीगल है? लॉ ने कैसे डिसाइड किया? लॉ भी तो हमने ही बनाया, इंसानों ने कुछ लॉजिक लग के ही बनाया होगा। अच्छा वैसे आपको पता है ड्रग्स इंडिया में इलीगल है। तुम जाओ जरा बाहर, एम्स्टर्डम, बैंकॉक, क्यूबा, ब्राजील, वहां तो गांजा वांजा ऐसे तुमको ऐसे बाहर ऐसे कॉर्नर नुक्कड़ उक्कड़ के ऊपर मिल जाएगा राशन की दुकान में कि भैया 2 किलो शक्कर 1 किलो गांजा देना, है ना? हाँ सच्ची,
कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये, बहुत मतलब ये इंडिया में तुमको ये इलीगल है। बाहर के कई सारे इकोनॉमीज ऐसे हैं कंट्रीज के जो ड्रग्स के भरोसे पे चल रहे हैं और वहां टोटली लीगल है, लोग दिन भर नशे में घूमते रहते। हाँ सच्ची बोल रहा हूं मैं, तुम रिसर्च करना कभी। मतलब क्यूबा जैसा जो ब्राजील क्यूबा बोलते हैं हम, वो कंट्री सिर्फ सिगार, तंबाकू, चरस, गांजा इन चीजों के ऊपर चल रहा है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले सर। नो तो ऐसा क्या हुआ जीवन के अंदर जिसके ऊपर से भैया अभी ने किया तो भैया कॉन्ट्रैक्ट बन गया, सल्लू करने गया तो कर हो ही नहीं पाया? क्या था ऐसा? क्यों हमने हीरो के हार वाले कॉन्ट्रैक्ट को लीगल मेंशन कर दिया और क्यों सल्लू वाले कॉन्ट्रैक्ट को हमने इलीगल मेंशन किया? चलो मैं एक और एग्जांपल देता हूं, सोच सकते हो तो सोचो। देखो आंसर देने के लिए तो मैं इजी पिज्जीली दे दूंगा तुमको, फिर क्या फायदा, तुम्हारा दिमाग कब चलेगा, है ना? तो दूसरा एग्जांपल देता हूं, ठीक है? कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से, बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। इसको मैं थोड़ा सा साइड में सरका दूं, आई नीड स्पेस। ओके, अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, ठीक है? अभी ने ऐश के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, कि अभी ऐश को कोई सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल कार सर्विसिंग के सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, कार सर्विसिंग। और इसके लिए ऐश ने बोला कि वो अभी को 1 लाख रुपया देगी। कितना रुपया देगी? 1 लाख। सर कार सर्विस का 1 लाख? इसमें तो पूरी कार आ जाएगी एक आधी। लगता है भाई लग्जरी व्हीकल के अंदर 1-1 लाख रुपए का बिल फाड़ते हो वो सर्विसिंग का। याद रखना अपने जीवन के अंदर। मेरी नहीं है रे, वो बीवी की है, घर वालों की है, मेरे को सिर्फ घुमाते हैं। तुमको सच्ची लग रहा है? मेरे को दिन के 150 रुपया मिलता है, मेरे को बस 150 रुपया बस, उससे 1 पैसा ज्यादा नहीं मिलता। मेरी बीवी बोलते तुम खाना घर पे खाते हो, तुम सोते घर पे हो, नाश्ता घर पे करते हो, कपड़े भी हम ही ढूंढ के तुमको पहनने के लिए ढूंढ के लाते हैं मार्केट से, तुमको पैसा लगता किस बात के लिए? मतलब 2 वक्त की चाय के लिए बस उतना देते हैं मेरे को, डीजल के पैसे भी मेरे को नहीं देते। समझ में आ रहा है? 150 रुपया मिलता है मेरे को। तुमको बहुत अमीर लग रहा हूँ, शादी करके देखो समझ में आएगा। लेट्स गो। सो अभी ने सर्विसेज दी, काय की बोलो एक बार? कार सर्विसिंग की। काय की बोलो? कार सर्विसिंग। बदले में ऐश ने क्या एग्री किया? ₹1 लाख, ठीक है? अगर अभी ने कार सर्विसिंग कर दिया और ऐश ने 1 लाख नहीं दिया तो क्या अभी ऐश के ऊपर केस कर सकता है? जोर से बोलो, कर सकता है क्या? कंफर्म कर सकता है? तो कैन आई से दिस इज एनफोर्सेबल बाय लॉ? चलो दूसरा, सल्लू ने ऐश से कॉन्ट्रैक्ट किया। कॉन्ट्रैक्ट मतलब एग्रीमेंट किया। तू ही पढ़ा देना भाई। अरे हाँ तो सुन तो समझ ले, मन की भी कोई भावना होती है बोलने लायक, ठीक है? सो सल्लू ने ऐश से कॉन्ट्रैक्ट किया। सल्लू ने किससे कॉन्ट्रैक्ट किया बोला एक बार? ऐश से। कि भाई सल्लू ऐश के बिहाफ पे एक सुपारी लेगा और किसी का मर्डर करेगा। सल्लू सुपारी मैन बन गया। सुपरमैन सुना होगा, ये सुपारी मैन। सो सल्लू क्या बन गया? सुपारी मैन। और ऐश ने सल्लू को एग्री किया कि इसके बदले में ऐश सल्लू को देगी 5 लाख रुपए। कितना लाख रुपए देगी? 5 लाख। सल्लू बिकम से सुपारी मैन। इसको आदत मतलब एक्सपीरियंस भी है ना, हिरन को उड़ा दिया, गाड़ी के नीचे लोगों को उड़ा दिया, बाद में ये प्रूव हुआ, कोर्ट में क्या प्रूव हुआ पता है? कि हिरन ने सुसाइड किया था। समझ में आ रहा है सबको? और वो गाड़ी नहीं थी, वो ट्रेन थी भाई। ठीक है? सो सल्लू सुपारी मैन बन गया। क्या बन गया बोले एक बार? सुपारी मैन। अब सल्लू ने ऐश के कहने पे सच में विवेक का खून कर दिया। किसका खून कर दिया? विवेक का। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो ऐश ने सुपारी दी थी विवेक की, तो सल्लू ने सच में विवेक को निपटा डाला। समझ में आ रहा है सबको? तो ऐसे केस में आफ्टर सल्लू ने बोला 5 लाख निकाल, ऐश ने मना कर दिया, बोले नहीं दूंगी। क्या सल्लू कोर्ट में जा सकता है? जज साहब, मैंने इसके कहने पे एक आदमी को टपकाया, उसका करियर भी टपका डाला जीवन में, आया ना? मेरे को 5 लाख नहीं दे रही जज साहब। जज साहब पहले किसको अंदर करेंगे? सल्लू को। क्या एनफोर्सेबल बाय लॉ है? सिंपल सी बात है। ये 2 एग्जाम्पल देने के पीछे का रीजन क्या है? क्यों कुछ तो मैं कहना चाहता हूँ कि एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब क्या, लीगल होने का मतलब क्या? ऐसी कौन सी चीज है कॉन्ट्रैक्ट में जो उसको लीगल बनाती है? सोचो सोचो।
सेफ्टी और बेनिफिट। नहीं नहीं, डैमेज ना हो वो तो सही है, वो तो एकदम बेस है कि डैमेज नहीं होना चाहिए, सेफ्टी बेनिफिट होना चाहिए। मैं पूछ रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट का ऐसा कौन सा एरिया, कौन सा पार्ट है, कौन सा पार्ट ऐसा है कॉन्ट्रैक्ट में जो उस कॉन्ट्रैक्ट को लीगल करार देता है। पहले केस में आप अगर कंपेयर करो ना, कौन सी चीज की वजह से चीज एनफोर्स नहीं हो पा रही है। पहले केस में कौन सी चीज की वजह से एनफोर्स नहीं हो पा रही थी? अच्छा, इधर हार था तो एनफोर्स हो गया, उधर ड्रग्स आए तो एनफोर्स नहीं हुआ। बोलो हाँ या ना? पक्का? क्या ना ऐसे कि दोनों के सिचुएशन में एक चीज थी जिसमें डिफरेंस था, दैट इज कंसिडरेशन। इधर कंसिडरेशन हार था और इधर कंसिडरेशन ड्रग्स था। क्या ना ऐसे? यस और नो? दूसरे केस में कार सर्विस एंड सुपारी, इसमें क्या है? कंसिडरेशन ही है। क्या ये सिर्फ कंसिडरेशन है या ये कॉन्ट्रैक्ट करने का मकसद है? कार सर्विस करवा के देना कंसिडरेशन तो है ही, पर ये कॉन्ट्रैक्ट करने का मकसद भी है। देखो, पहले केस में मैंने तुमको कंसिडरेशन टेंजिबल रखा, हार ड्रग्स टेंजिबल रखा। दूसरे केस में मैंने टेंजिबल नहीं रखा, मैंने कोई सर्विस रखी, कोई मकसद रखा, जिस मकसद की वजह से आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो ये मकसद को कहा जाता है ऑब्जेक्ट। किसी का मर्डर करना, सुपारी लेना इज ऑब्जेक्ट, कार सर्विसिंग करके देना इज ऑब्जेक्ट। दो चीज के वजह से कॉन्ट्रैक्ट लीगल होता है, एक है कंसिडरेशन और दूसरा है ऑब्जेक्ट। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में लीगल ऑब्जेक्ट है, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में लीगल कंसिडरेशन है, तो योर कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। दो चीजें हमको चाहिए, कौन कौन सी? लीगल ऑब्जेक्ट एंड लीगल कंसिडरेशन। सब जन बोलो क्या चाहिए? लीगल ऑब्जेक्ट एंड लीगल कंसिडरेशन। अगर आपको यह समझ में आया तो मैं इक्वेशन के ऊपर जरा वापस जाना चाहूंगा जीवन में। सो क्या मैं ये कह सकता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ? एवरीबॉडी प्लीज टेल मी यस और नो। अगर मैं बोल रहा हूं एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट को मैंने एक्सपांड कर दिया, प्रॉमिस 1 प्लस प्रॉमिस 2 प्लस मैंने एनफोर्सेबल बाय लॉ को क्या लिख दिया? लीगल। सही है? सही जा रहा हूं गलत जा रहा हूं? सही है। फिर मैंने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट को ही एक्सपांड किया, प्रॉमिस को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। प्रॉमिस 1 मतलब प्रपोजल 1 प्लस एक्सेप्टेंस 1, प्रपोजल 2 प्लस एक्सेप्टेंस 2 प्लस लीगल वर्ड मैंने यहां पे लिख के रखा। नेक्स्ट इक्वेशन के अंदर मैंने उसको और एक्सपांड किया, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू ऑफर 1 प्लस एक्स, दिख रहा है सबको कि नहीं दिख रहा? ऑफर 1 प्लस एक्सेप्टेंस 1 प्लस ऑफर 2 प्लस एक्सेप्टेंस 2 प्लस लीगल ऑब्जेक्ट प्लस लीगल कंसिडरेशन। ये पूरा इक्वेशन मिलके होता है एक कॉन्ट्रैक्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार, यस और नो। अब अगर ये हमने देख लिया तो एक सब्जी मंडी का कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं, छोटा सा सब्जी खरीदने वाला कॉन्ट्रैक्ट। सब्जी मंडी पता है ना, जहां तुम्हारे मॉम के स्किल्स दिखते हैं सबसे ज्यादा, मम्मी की स्किल सबसे ज्यादा सब्जी मंडी में दिखते हैं ना? हाँ है ना? गए हो कभी मम्मी के साथ सब्जी मंडी में? हाँ। आप सब्जी मंडी में जाओ, तुम सब्जी खरीदने जाओ ना, सामने वाला भैया कितने में दिया, मम्मी वो बोलता है भैया 50 रुपए, तुम मैक्सिमम भाव कर करके भैया 48 में दे दो, 2 रुपए इधर उधर करके आ जाओगे। तुम जाओ मम्मी को लेके, भैया कितने में दिया? बोले 50 रुपए। बोली 5 दूं, 5 रुपए दूंगी, उसमें भी धनिया और नींबू फ्री चाहिए। ये सुनो, सो सब्जी मंडी वाला कॉन्ट्रैक्ट है। लेट्स से तुम सब्जी खरीद रहे हो, ठीक है? अब तुम 20 रुपए की सब्जी खरीद रहे हो, 1 केजी सब्जी आपको खरीदनी है। तो सबसे पहले ऑफर 1 कि आप 20 रुपए देने के लिए रेडी हो, सब्जी वाला एक्सेप्टेंस 1 कि वो 20 रुपए लेने के लिए रेडी है। क्लियर है कंसेप्ट? फिर ऑफर 2 कि आप 1 केजी सब्जी, वो उसने ऑफर दिया आपको कि वो 1 किलोग्राम ही सब्जी देगा, आपने एक्सेप्टेंस दिया कि आप 1 किलोग्राम ही सब्जी लोगे। साथ में लीगल, सब्जी बेचना लीगल है, ठीक है? सो कमोडिटी कंसिडरेशन लीगल है एंड ऑब्जेक्ट भी मनी वाला लीगल है। ऑब्जेक्ट सब्जी बेचना है विच इज लीगल, एंड पैसा आप दे रहे हो बदले में कंसिडरेशन विच इज ऑल्सो लीगल। तो ये सब मिलकर एक प्रॉपर क्या बन सकता है? बोले एक बार जो है कॉन्ट्रैक्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले सर नो। इसमें से जो कंसिडरेशन की डेफिनेशन है ना बच्चों, मैं यहीं पे लिख के रखूं अभी सभी सेक्शंस। कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर 2H, ऑफर इज डिफाइंड अंडर 2A, एक्सेप्टेंस अंडर 2B, ऑफर अंडर अगेन 2A, एक्सेप्टेंस अंडर 2B, ठीक है?
लीगल ऑब्जेक्ट छोड़ो, कंसिडरेशन इज अंडर 2D। प्रॉमिस 1 प्लस प्रॉमिस 2 को हम क्या कहते हैं बोले एक बार जो से एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट काय के अंदर है बोले एक बार जो से 2E। क्लियर है? फिलहाल इतने सेक्शन, और प्रॉमिसर और प्रॉमिसी दैट इज 2C के अंदर आएगा, दैट इज डिफरेंट। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ तक आइडिया क्लियर है सबको? ओके, सबसे पहले आप इन्फोर्सिएबल बाय लॉ का ये डायग्राम ड्रॉ कर लो छोटा सा, और उसके बाद में इक्वेशन लिख लो। गो फॉर इट फास्ट। डन एवरीबॉडी? ये रखना हो गया है, साइड में ट्रैक करो। चलो ड्रैग करें इसको, ये सुना, लिखो चलो फटाफट लिखो। execute it's better. Execution is necessary. चलो डन एवरीबॉडी? इक्वेशन लिख लो फटाफट।
ओके, डन एवरीबॉडी? पक्का हो गया है सबका? चल, बहुत बढ़िया, शानदार। नाउ ये तो हो गया आपका सब इक्वेशन वाइज, ठीक है। अब थोड़ा डेफिनेशन वाइज भी इसको देख लेते हैं, ठीक है। सो वापस आ जाओ नोट्स के अंदर, अगर आपका लिखना हो गया है तो, ठीक है। नोट्स के अंदर कौन कौन से डेफिनेशन हमने पढ़ लिए, मुझे एक बार बताओ। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन हमने पढ़ा है, एग्रीमेंट हमने पढ़ा है, प्रॉमिस का डेफिनेशन पढ़ा है, उसके बाद में एनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ वहाँ पे डिफाइन किया है। यहाँ पे ऑफर वगैरह का डेफिनेशन बेसिकली नहीं दिया है। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, अगर आपके पास बुक होगी तो आप आ जाइए पेज नंबर, नहीं भी होगी तो भी आ जाइए पेज नंबर 1.12 पे, ठीक है। पेज नंबर 1.12 फटाफट आ जाइए। आ गए सब लोग? वहाँ पे ऊपर तुमको लिखा हुआ दिख रहा, नीचे लिखा हुआ दिख रहा, नीचे ऊपर ऑफर और प्रपोजल लिखा हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। उसके अंदर तुम्हें दिख रहा होगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 2A, जैसे बोर्ड के ऊपर दिया है, दिख रहा है सबको? यस और नो? चलो अब ये डेफिनेशन पढ़ते हैं 2A वाली, रेडी? ये ऑफर की डेफिनेशन है, रेडी? सब जन साथ में रीडिंग हम साथ में करते हैं। ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट नीचे व्हेन अब वन पर्सन से, रेडी? 1 2 3 बोलो, क्या है? When a one person signifies to the another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to be obtained the assent of that other to such a act or abstain, he is said to make a proposal. एक बार वापस से पढ़ो, 30 सेकंड गुस्से से देखो उसको। इतना जितना गुस्सा तुमको मेरा आता है, सीए इंस्टीट्यूट का आता है, उतना गुस्से से देखो उसको, जहन में घुस जाए डेफिनेशन। झेपरिया क्या? जम रहा नहीं जम रहा? सर इतना सारा इंग्लिश, वो भी एक साथ। सर ऐसा लगता है कि सर ड्राफ्टमैन ने ना सर ऐसे एक सांस भर के ली, ये बहुत छोटा सेंटेंस है। कुछ कुछ डेफिनेशन इतने भयंकर आते हैं कि बड़ा का बड़ा ऐसे इतना बड़ा पैराग्राफ ऐसे पूरा भर के कि स्क्रीन में भी ना आए, और सिर्फ एक सेंटेंस। उसके लिए प्रिपेयर करना है अपने को जीवन में, यहां दम मत तोड़ देना। क्या लगता है इसमें जो लिखा है उसके ऊपर से क्या लगता है, क्या बोला होगा? और कोई? एनीवन? एक आदमी दूसरे को अपनी इच्छा बताता है। तुम ये करो या मत करो, तो कैसे तुम ऐसे, तुम्हारे जीवन के एग्जाम्पल्स तुम अपने आप भूल जाते हो, ठीक है। आ जाओ। प्रपोजल में दो चीजें हैं। जब एक आदमी किसी दूसरे को बोलता है ये मैं करना चाहता हूं, या ये मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता, या वो किसी से बुलवा लेता है कि ये तू करेगा या ये तू बिल्कुल नहीं करेगा, ये दोनों कंसिडरेशन हो सकते हैं। ये दोनों चीजें कंसिडरेशन हो सकती है। समझो फॉर एग्जाम्पल, क्लास में दो बच्चे बैठे, एक्स एंड वाई, दोनों लड़के, दोनों मिलके देख रहे हैं किसी पी को। एक्स और वाई दोनों बैठे, दोनों मिलके देख रहे किसी पी को। एक्स ने वाई को बोला, वो देख तेरी भाभी। होता है ना, हाँ है ना। वाई एक्स को बोलता है अरे हट तेरी भाभी। एक्स बोलता है मैंने पहले देखा। तो क्या हुआ, मैं पहले उससे बुक मांगूंगा। चलता है झगड़ा, हाँ है ना। फिर थोड़ी देर बाद दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। फिर दोनों डिसाइड करते दोस्ती में दरार नहीं आनी चाहिए, वो भी लड़की की वजह से। होता है नहीं होता है।
फिर एक्स वाई को बोलता है मेरे भाई कोई बात नहीं, मैं मानता हूं वो मेरी भाभी है, प्रोवाइडेड मैं कुछ नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं, कोई डिस्टर्बेंस, उल्टा तेरे को सपोर्ट करूंगा, प्रोवाइडेड तू आज मेरे को पिज्जा खिला। एक प्यार पिज्जा के ऊपर टूट गया एक पिज्जा में प्यार बर्बाद हो गया। सो एक्स बोलता है भाई को तू अगर मेरे को पिज्जा खिलाएगा तो मैं कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं देखूंगा भी नहीं, ऐसे घोड़े के जैसे झापड़ लगा के बैठूंगा, ऐसे रहता घोड़ा बनाता ना, ऐसे बैठूंगा, बिल्कुल नहीं देखूंगा। अब वाई बोलता है ओके मैं तेरे को पिज्जा दूंगा, पर एक्स बोलता है कंसिडरेशन में कुछ नहीं करूंगा। वाई क्या बोल रहा है, मैं तेरे को पिज्जा दूंगा अगर तू कुछ नहीं करे। कुछ करने की बात कर रहा है क्या? कुछ नहीं करने की बात चल रही है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? दिस इज कॉल्ड एज एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, कि ये मैं नहीं करूंगा इसलिए मेरे को पैसा चाहिए, ठीक है, ये मैं चीज बिल्कुल नहीं करूंगा इसलिए मेरे को पैसा चाहिए तो मैं पटा सकता हूं पर तेरे लिए, कि ये मैं नहीं करूंगा पर इसलिए मेरे को पिज्जा चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस इज कॉल्ड एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। सर कैसे कैसे फालतू एग्जाम्पल देते हो, हमें बिगाड़ रहे हो आप सर, अच्छा वाला एग्जाम्पल दो सर कोई। तो सुनो, पूना में ना दो स्वीट वाले बहुत फेमस है, एक चितड़े और दूसरा काका हलवाई। काका, अब ये दोनों लोगों ने पुणे के मार्केट में ऐसे तहलका मचा के रखा है। जहां चितड़े का सेंटर होगा एक 100-200 मीटर के एरिया में काका हलवाई होगा, जहां काका हलवाई होगा 100-200 मीटर के एरिया में चितड़े होगा ही। इसी के ऊपर चल रहा है सब। एक दिन दोनों के दोनों परेशान हो गए, बोले क्या चल रहा है, क्यों हम एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। चितड़े और काका हलवाई एक दिन मीटिंग के लिए बैठ गए, ठीक है। चितड़े ने काका हलवाई को बोला कि भाई सुन, पेठ एरिया, कोथरूड, करवे नगर, ठीक है, एक्सेट्रा, डेक्कन, ठीक है, ये वाला जो भी जहां सब मराठी लोग रहते हैं वो वाला एरिया मेरा, वहां सिर्फ मैं बेचूंगा। काका हलवाई बोले ओके, कोरेगांव पार्क, औंध, पाषाण, बानेर, एक्सेट्रा सिर्फ मैं बेचूंगा। दोनों ने ज्योग्राफिकली एरिया डिवाइड कर लिया कि स्पेसिफिक एरिया में चितड़े और दूसरे एरिया में काका हलवाई, और दोनों ने ये एग्री भी किया कि हम तुम्हारे एरिया में ट्रेस पासिंग नहीं करेंगे, कोई भी सेंटर नहीं खोलेंगे। यहां दोनों चीजें हैं प्रपोजल की, कि मैं सिर्फ मेरे एरिया में बेचूंगा और मैं तुम्हारे एरिया में नहीं बेचूंगा, टू डू समथिंग एंड एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बदले में उसे क्या मिल रहा है? सेम चीज, कि काका हलवाई सिर्फ उसके एरिया में बेचेगा and abstain from selling in my area. This is called abstain from doing something. Are you understanding मैं क्या कह रहा हूं? अरे बोलो, जोर से बोलो, yes or no? कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? आइडिया क्लियर है एग्जैक्टली? अब जाके वापस से उसको पढ़ के देखो तो थोड़ा सा लिटिल स्मॉल मिलाते जाओ वाला समझ में आए। पढ़ो एक बार। फाउंडेशन आपसे पढ़ा था, 73 मार्क्स आए हैं, कांग्रेचुलेशन बेटा। चलो हो गया, मेरे को खुद को नहीं आए थे बेटा, डोंट वरी। पढ़ा सबने, अब समझ में आया है? सो कोई भी ऑफर में दो चीजें है बेटा। कितनी चीजें है बोले एक बार? दो। पहला क्या है? विलिंगनेस टू डू समथिंग, और दूसरा क्या है? विलिंगनेस नॉट टू डू समथिंग, जिसको हम क्या कहते हैं? एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं? सेम एग्जांपल जियो एयरटेल का भी हो सकता है। जियो ने डिसाइड किया कि नॉर्थ इंडिया के अंदर सिर्फ जियो सेल करेगा, साउथ इंडिया में जियो बिल्कुल नहीं जाएगा। एयरटेल ने बोला कि मैं सिर्फ साउथ इंडिया सेल करूंगा, नॉर्थ इंडिया में बिल्कुल पैर नहीं रखूंगा, मेरे सब टावर भी हटा दूंगा वहां से। तो यहाँ आप एक जगह पे ये प्रॉमिस कर रहे हो मैं सिर्फ एक एरिया में काम करूंगा, और दूसरा मैं एब्सटेन कर रहा हूँ कोई और चीज करने से। तो आप अगर देखोगे तो जियो की तरफ से टू डू समथिंग इज सिर्फ नॉर्थ इंडिया में सेल करूंगा, इज टू डू समथिंग, पर मैं साउथ इंडिया में सेल नहीं करूंगा, इज अ एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। एयरटेल के लिए सिर्फ साउथ इंडिया में सेल करूंगा, इज अ टू डू समथिंग, एंड नॉर्थ में सेल नहीं करेगा, इज अ एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। ये दोनों चीजें ऑफर हो सकती है। ये दोनों चीजें क्या हो सकती है? ऑफर। बच्चों को नॉर्मली समझ में नहीं आता कि कुछ ना करना कैसे ऑफर हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, कुछ ना करना भी ऑफर हो सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार, यस और नो। आइडिया पक्का क्लियर है सबको? चलो मैं चाहूंगा ये लिख के रखो, गो फॉर इट फास्ट। 2A लिखना पहले,
ऑफर या प्रपोजल का डेफिनेशन 2A। चलो डन एवरीबॉडी। ओके, अब ये अगर चीज आपको समझ में आई है तो यहाँ आपका ऑफर वाला डेफिनेशन होता है खत्म। जो काय का है बोले एक बार, जो से 2A, काय का है बोले एक बार 2A। मुझे बताओ 2B किसका था? एक्सेप्टेंस का था, बोले यस ना। ओके, 2C किसका है पता है? हाँ, प्रॉमिस और प्रॉमिसी। वो डेफिनेशन दिया है क्या आपके बुक में अभी 2C वाला? ओके, मैं प्रॉमिस और प्रॉमिसी आपको सिंपल टर्म्स में यहाँ पे मेंशन करता हूँ, आ जाइए। या फिर नीचे नोट लिखिए, 2C लिखिएगा, नीचे लिखना 2C, प्रॉमिस और प्रॉमिसी, प्रॉमिस और प्रॉमिसी, 2C, प्रॉमिस और प्रॉमिसी, प्रॉमिस और एंड प्रॉमिसी। ठीक है, ओके। अब इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख पाओगे? हिंदी में बोलूँ चलेगा? यस और नो? सुनना अच्छे से। पॉइंट नंबर 1 में आप लिखोगे, जो पर्सन ऑफर करता है, जो पर्सन क्या करता है बोले एक बार? ऑफर, उसे हम प्रॉमिस और कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉमिस और जो उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉमिसी। क्लियर है कंसेप्ट? ऑफर देने वाला इज अ प्रॉमिस और ऑफर एक्सेप्ट करने वाला इज अ प्रॉमिसी। लिखना पॉइंट 1 में, इंग्लिश में लिखना कि जो ऑफर दे रहा है इज अ प्रॉमिसर है और जो ऑफर ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, वो प्रॉमिसी है। बहुत सिंपल कंस्ट्रक्शन है, आसानी से हो जाएगा।
लिख लिया? सो आपका सेंटेंस हो गया लिखना सबका? सो जैसे मैंने बोला वैसा अगर लिखा होगा तो आना चाहिए। द पर्सन हु गिव्स द ऑफर इज कॉल्ड एज प्रॉमिसर एंड द पर्सन हु एक्सेप्ट्स द ऑफर इज कॉल्ड एज, क्या बोले एक बार? प्रॉमिसी। क्लियर है? जैसे मैं आपको बोलूंगा फॉर एग्जाम्पल कि मैं आपको ट्रिप लेके जाऊंगा और मैं बोल रहा हूँ मैं गोवा लेके जाऊंगा, ये मैंने आपको ऑफर दिया गोवा लेके जाऊंगा ट्रिप, ठीक है? दिस इज ऑफर। चलना ही नहीं चलना है? तो घर वाले आने देंगे तुम्हारे गोवा के लिए? हैं चेहरे देखे हो? हाँ, घर को जाके पूछ के तो आओ जरा जीवन में कि पापा बोलना मेरे को गोवा जाना है। पापा बोलेंगे इधर इधर बैठ जरा 2 मिनट, इधर बैठ, नहीं बैठ तो सही 2 मिनट जरा, मिलने वाली है परमिशन तुमको? है तो देखो ना कैसे यस सर बोल रहे हैं, ठीक है? सो मैंने तुमको ऑफर दिया चलो गोवा ट्रिप के लिए जाते, तो आई एम अ प्रॉमिसर। तुम बोले यस सर चलो जाते, हम घर वालों से मार खा लेंगे, झाड़ू कटका पूछा खा लेंगे, बेलन वेलन चकना नहीं सॉरी, बेलन वेलन चप्पल खा लेंगे, ऐसा फिर भी हम गोवा आएंगे, तो तुम हो गए प्रॉमिसी। तुम क्या हो गए बोले एक बार जो से? प्रॉमिसी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो आई एम अ प्रॉमिसर, यू आर व्हाट बोले एक बार? प्रॉमिसी। क्लियर है कंसेप्ट में क्या कह रहा हूं? तो ये चीज को आपने याद रखना है। प्रॉमिसर और प्रॉमिसी की डेफिनेशन है। 2 सबसेक्शन कौन सा बोले एक बार जो से? सी। ठीक है? ए में हमने ऑफर देखा, बी में हमने क्या देखा? एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस को ही प्रॉमिस का भी डेफिनेशन बोलते हैं, क्योंकि एक्सेप्टेंस डालने के बाद ही तो प्रॉमिस क्रिएट होता है ना, यस और नो? तो 2B में एक्सेप्टेंस भी है, प्रॉमिस भी है। क्लियर है? 2C किसका है बोले एक बार? प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी। यहां तक आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले यस और नो। नेक्स्ट डेफिनेशन के ऊपर मैं तुम्हें लेके जा रहा हूं, कंसीडरेशन। क्या है बोले एक बार जो से? कंसीडरेशन। एक बार मुझे ढूंढने दो किधर है वो, तू छुपा है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ। कंसीडरेशन हाँ ये देखो 2D पेज नंबर है आपका 1.28, ठीक है? पेज नंबर 1.28 पे 2D में डेफिनेशन दिया है कंसीडरेशन का। आ जाइए सब जन जिन्होंने नोट्स लाए हैं 1.28 पे। सर आप ये ऐसे कैसे नोट्स में से इधर से उधर घुमाते रहते हो, ऐसे कौन पढ़ाता है? इसकी आदत लगा लो। तुमको मेरे से जीवन भर पढ़ने का अगर होगा तो इसकी आदत लगा लो। कोई भी पेज से किधर भी जा सकते हैं अपन, अपना कोई रूल नहीं है भाई। जो पेज अच्छा लगा, देखा, मस्त चित्र दिखे तो पढ़ना शुरू कर देने का। लेट्स गो। सो व्हेन एट द डिजायर से रेडी। कंसीडरेशन का डेफिनेशन है, सब जन साथ में पढ़ेंगे। टफ है थोड़ा, ठीक है? टफ है, पर इसमें अभी अभी हमने जो ऑफर वाला डेफिनेशन देखा ना, उसका थोड़ा फ्लेयर भी है, ठीक है? तो हो सकता है आपको समझ में भी अच्छे से आए। रेडी? 1 2 3 बोलो क्या है? व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर द प्रॉमिसी एनी अदर पर्सन। यहां प्रॉमिस बोला है, प्रॉमिसी चाहिए, SW कर देना, प्रॉमिसी। SW चाहिए, CW चाहिए? SW ठीक है, हाँ ठीक है? वापस से एक बार वेन से 1 2 3 बोलो क्या है? When at the desire of the promisor, the promisee or any other person has done or abstain from doing, or does or abstain from doing, or promises to do or abstains from doing something. क्या चल रहा है जीवन में? Called as consideration of the promise. मस्त लिखा है ना एकदम? At desire of promisor बोले कोई promisee कुछ करता है या कुछ करने से मना करता है, कुछ कर चुका है या करने से मना कर रहा है, या कुछ करेगा या करने से मना करेगा, वो एक्ट या एब्सटेन कहा जाता है कंसिडरेशन। सर तुमने ट्रांसलेशन बहुत अच्छा बोला पर घंटा समझ में नहीं आया, ठीक है? तो इसके लिए थोड़ा कैसा मतलब जीवन में एग्जाम्पल लेना पड़ेगा ना, है ना? तो पहले तो कंसिडरेशन को अभी थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के फाड़ फूड़ के पढ़ते हैं, ठीक है? थोड़ा लंबा चौड़ा डिस्कशन चलेगा इसका। कितने बजे अपने पास समय है? इतना बड़ा चार्ट है, चलो जनरल मीनिंग पढ़ के जाते हैं। व्हाट डू यू जनरली मीन बाय कंसिडरेशन? बदले में कुछ चाहिए, जमीन जायदाद या जोरू। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? जोरू नहीं, सॉरी। सो जमीन या जायदाद बदले में कुछ चाहिए, तो उसको हम क्या कहते हैं बोले एक बार जो से? कंसिडरेशन। तो नॉर्मल जनरल मीनिंग कंसिडरेशन का क्या है? सब जन साथ में पढ़ेंगे। कंसिडरेशन इज द प्राइस पेड बाय द प्रॉमिसी
टू द प्रॉमिसर एज अ ऑब्लिगेशन, ठीक है। प्रॉमिसी जो प्रॉमिसर को एज अ ऑब्लिगेशन करके प्राइस पे करता है, नॉर्मली हम उसको कंसिडरेशन कहते हैं। वो प्राइस पैसे के फॉर्म में भी हो सकती है, वो प्राइस काइंड में भी हो सकती है। दूसरा, सेम थिंग इन रिटर्न, समथिंग, सेम थिंग नहीं, समथिंग इन रिटर्न बाय द पार्टीज टू द ईच अदर इज कॉल्ड एज कंसिडरेशन। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना। जैसे आपने देखा होगा रिटर्न गिफ्ट का कंसेप्ट निकलता है, हाँ है ना। रिटर्न गिफ्ट सुना है ना, हाँ है ना। कौन से केस में रिटर्न गिफ्ट दिया जाता है? खास करके बर्थडे में रिटर्न गिफ्ट देते, शादी में रिटर्न गिफ्ट देते। शादी में कौन रिटर्न गिफ्ट देता है? जीवन में देते हैं शादी में रिटर्न गिफ्ट। ऐसे लोग आए तुम्हारे हाथ में पैकेट थमा, तो तुम भी पैकेट निकाल के देते हो क्या? और तो क्लोज रिलेटिव को देते हैं ना यार, वो तो मतलब क्या, मैं रिटर्न गिफ्ट हर एक को देने की बात कर रहा हूं। खास करके रक्षाबंधन पे देते हैं। खास करके कब देते हैं? रक्षाबंधन, कि भैया बहन ने राखी बांधी, यहाँ से तुम्हें गिफ्ट दोगे तो बहन की तरफ से भी गिफ्ट आएगा। खास करके बड़ी बहन है तो आता ही है नॉर्मली, हाँ है ना। मेरे को बड़ी बहन है पर मेरे को जीवन में कभी नहीं मिला, ठीक है, लेट्स गो। सो अगर बेसिकली नहीं आता ना, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ, ठीक है, लेट्स गो। सो बेसिकली रिटर्न गिफ्ट का कंसेप्ट तुमने जो सुना होगा इज नथिंग बट अ कंसिडरेशन, ठीक। आप कुछ दे रहे हो, बदले में आपको कुछ मिल रहा है, समथिंग विच इज कॉल्ड इन द रिटर्न इज कॉल्ड एज कंसिडरेशन। पर गिफ्ट या नॉर्मली कंसिडरेशन नहीं कंसिडर किया जाता, ठीक है। और अगर मैं आपको बोलूँ तो नॉर्मल ट्रेड, आप कोई मार्केट से कुछ खरीदने गए, आपने भैया पैसा दिया, बदले में आपको कुछ मिले, दैट इज अ कंसिडरेशन। दोनों चीजें एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन है, ठीक है। इवन प्रोमिसेस भी एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन हो सकते हैं, प्रोमिसेस, ठीक है। कि भैया जैसे हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, दोनों तीनों ने मिलके, कि नहीं भाई मैं आपको ट्रिप लेके जाऊंगा, ठीक है। तो आपने मेरे को बोला सर आप हमको ट्रिप लेके जाएंगे, तो वहां पे जाके गोवा जाके हम आपको एक मस्त खंबा पिलाएंगे। मैंने लेके गया क्या मैं तुमको? नहीं। तुमने मेरे को पिलाया क्या? नहीं। पर फ्यूचर के प्रॉमिस भी कंसिडरेशन हो सकते हैं। कंसेप्ट समझ में आया कि मैं लेके जाऊंगा, तुम मेरे को पिलाओगे, कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज कंसिडरेशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो जनरल मीनिंग है कंसिडरेशन का, जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसिडरेशन। यहां तक आइडिया क्लियर है किसी को? अब कंसिडरेशन के और डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए तो हमको लंबा चौड़ा डिस्कशन करना पड़ेगा, बट अभी उसके लिए थोड़ा समय अपने पास कम है, तो अपन कल के लेक्चर के अंदर इसके डिस्कशन को आगे कैरी करेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए काफी करते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू बोलो। जोर से बोलो। चलो गुड डे, गॉड ब्लेस यू गाइस।